नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का नई बुलंदी कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विकास परक योजनाओं से अवगत कराते हैं। इसी क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है श्री सुधीर बारा जी को। श्री सुधीर बारा जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के। तो सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबको मेरा नमस्कार, जोहार। मैं अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी हूँ। मेरा कार्यालय परियोजना निर्देशक के तौर पर मैं पदस्थापित हूँ और समेकित जनजाति विकास अभिकरण कार्यालय हुआ। हमारे कार्यालय के अंतर्गत जिला स्तरीय जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोग हैं, उनको हम लोग लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग क्रियान्वित करते हैं। सुधीर जी, आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये झारखंड के आदिवासियों को समर्पित है, झारखंड के आदिवासियों के विकास को समर्पित है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं और क्या क्या काम होता है, इसकी चर्चा आप हमसे करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक योजना है, जिसके अंतर्गत जनजातीय समुदाय को निःशुल्क हम लोग पशु का वितरण करते हैं। इसमें बैकयार्ड लेयर कुक्कुट और फिर मुर्गी पालन के लिए ये है स्कीम, सुकर पालन है, बत्तख पालन है और बकरा विकास योजना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रखंड स्तरीय कमेटी के द्वारा जो हम लोग के पास आवेदन आता है उसको जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के पश्चात उस समुदाय में हम लोग निःशुल्क ये वितरण करते हैं। बकरा विकास योजना के अंतर्गत 1 बकरा और 4 बकरी कुक्कुट लेयर के अंतर्गत हम लोग 400 चूजा देते हैं। बत्तख हम लोग 15 की संख्या में देते हैं, सुकर 5 की संख्या में देते हैं और जो बैकयार्ड लेयर का ही कुक्कुट वाला जो है बॉयलर, वो हम लोग 520 की संख्या में देते हैं, जो ग्रामीणों को अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों को देते हैं। उनके द्वारा गांव में ग्राम सभा के उपरांत अपना नाम वो दर्ज कराते हैं, ग्राम सभा के अनुमोदन हो जाता है, फिर उसे प्रखंड स्तरीय समिति में वो ले आते हैं। प्रखंड स्तरीय समिति के बाद हम लोग के जिला स्तरीय समिति में आता है, तत्पश्चात वितरण का कार्य होता है। सुधीर जी, हमने ये भी सुना है कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने के लिए प्री मैट्रिक विद्यार्थी योजना या छात्रवृत्ति योजना के बारे में भी कुछ चर्चाएं हुई थी, तो इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सभी बच्चे को विद्यालय तक लाने के लिए सरकार की ये महती योजना है कि हम लोग छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू किए हैं सरकार के द्वारा। और इसमें जो भी सरकारी विद्यालय हैं और अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, उनके छात्र को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करते हैं। ये हर कैटेगरी में अलग अलग है। वो 1 कक्षा से 5 कक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति का अनुदान राशि जो है वो 2000 रुपये है और 6-7 वर्ग के छात्रों के लिए 2500 है और 9-10 कक्षा के छात्रों के लिए 4500 रुपये का छात्रवृत्ति योजना से लाभ हम लोग उसको देते हैं। ये छात्रवृत्ति छात्रों के द्वारा विद्यालय में अपना आवेदन देने के पश्चात वो आवेदन जिला स्तर समिति में आता है, फिर अनुमोदन के बाद हम लोग उसको देते हैं। विद्यार्थियों को आप चयन कैसे करते हैं इस छात्रवृत्ति योजना के लिए? जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उनका चयन नहीं, उस सभी को देना है। इसमें अच्छा। किसी का चयन नहीं किया जाता है। और जितने भी कैटेगरी सबको लाभान्वित करने का ये उद्देश्य है सरकार का कि सबको मिले, लाभ मिले।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की महती योजना है। उनको ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के व्यक्ति हैं उनको इससे लाभान्वित किया जाए, ताकि जो रोज़गार है उनको रोज़गार मिल सके। इसके अंतर्गत हम लोग 50,000 से 25 लाख रुपये तक का ऋण लोन अनुदान के तहत देते हैं। इसमें 40% यानी 40% अनुदान की राशि होती है, बाकी 60% उनको वापस करना होता है। इसके लिए आवेदक जो भी हों 18 साल से 50 साल आयु वर्ग के कोई भी महिला पुरुष इसमें आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के पश्चात वो आवेदन जिला स्तरीय समिति में उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद उसको उतने लोन स्वीकृत किया जाता है। इसमें मुख्य बात ये है कि जो भी आवेदन करते हैं तो 50,000 तक के अगर किन्हीं को चाहिए लोन तो उसमें कोई गारंटर उनको नहीं देना होता है। गारंटर 50,000 से अधिक और 25 लाख तक का जिनको लोन चाहिए होता है तो उसको एक गारंटर की आवश्यकता होती है। एक गारंटर के सहमति के पश्चात उनको लोन मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो लाभुक हैं उनके चयन का क्या प्रोसेस है? इसमें जो भी लाभुक जो आवेदन देते हैं उनको जिला स्तरीय समिति में उस पर विचार किया जाता है। उसमें उनको मुख्य अर्हता है, उम्र का सीमा है वही 18 से 50 साल के बीच, और कोई भी वो व्यवसाय के लिए लेना चाहें, गाड़ी के लिए लेना चाहें, कोई रोज़गार करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण दिया जाता है। इसमें उनको जाति सर्टिफिकेट देना होता है, आवासीय देना होता है, और गारंटर के तौर पर एक व्यक्ति को उनको जो अर्ध सरकारी सेवा में हो, सरकारी सेवा में हो या निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा भी गारंटर का आवेदन पत्र में वो साइन कर सकते हैं, उनको गारंटर बना सकते हैं। तो ऐसे जो अर्हता के साथ हम लोग के पास आवेदन देते हैं उनको हम लोग ऋण मुहैया कराते हैं। इसके अलावा और क्या योजनाएं हैं जो जिस पे काम होता है सुधीर जी? इसके अलावा हमारे विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान योजना है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो बीमार हुआ हो तो वैसे व्यक्ति अगर उनके पास कहीं भी वो इलाज कराया हो तो वो अपने दवाई का पुर्जा के साथ जितना उसका खर्च हुआ है उस बीमारी में, तो वो पुर्जा के साथ में वो हम लोगों को आवेदन देते हैं। तो उस आवेदन पर हम लोग फिर यहाँ जिला स्तरीय समिति में विचार करने के पास उतना रुपया हम लोग उसके खाते में भेज देते हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि जो बीमारी वो किसी तरह का भी बीमारी हो, छोटा मोटा बीमारी हो, सर्दी खांसी हो, तो इसमें हम लोग 25,000 रुपये तक का अनुदान उसको देते हैं। उसका जो खर्च हुआ है उसको वापस करने का प्रयास करते हैं कि उतना पैसा उसको वापस हो जाए। इसमें मुख्य बात ये है कि बीमारी के बाद भी अगर उसको पोषण चाहिए, जैसे अच्छा डॉक्टर के द्वारा अगर उसको रिकमेंड किया गया है कि अच्छा खाना खाए, दूध पिए, तो उसका बिल वाउचर भी अगर वो हमको देता है तो उसका पैसा भी हम लोग उसको वापस करते हैं। तो इसमें आवेदन वो प्रखंड में भी जमा कर सकते हैं बीडीओ के पास, या हमारे हर प्रखंड में एक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी होते हैं, उनके पास आवेदन पत्र रहता है। उस आवेदन पत्र को भर कर और वहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनसे वो अनुशंसा कराकर बीडीओ के माध्यम से, प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हमारे ऑफिस को, हमारे कार्यालय में जमा करते हैं, तो हम लोग उसको वो राशि उपलब्ध कराते हैं। मैक्सिमम राशि की लिमिट 25,000 है, या कोई हैवी ऑपरेशंस हो रहे हैं या हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उसके लिए भी कोई योजना है? हम लोग के पास लिमिट है 25,000 तक का, लेकिन उससे भी अगर गंभीर बीमारी से अगर ग्रस्त है
तो उसकी भी सरकार के द्वारा इलाज कराया जाता है। जैसे कैंसर है या इससे भी बड़ा कोई बीमारी होता है तो उसके भी इलाज के लिए उसका भी आवेदन देने पर वो जिला स्तरीय समिति है, उस पर विचार होने के बाद उसको 5 लाख तक का सहायता राशि मुहैया कराया जाता है। और जिन लोगों को इतनी राशि मुहैया कराई जाती है उनका चयन किस प्रकार करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं कि हाँ इसको ये राशि मुहैया करानी चाहिए या इसको नहीं करानी जानी चाहिए? चूँकि हम लोग का विभाग अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक हैं, तो उसी समुदाय से जो व्यक्ति आते हैं उसके साथ वो जिनके पास कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, जिनसे वो राशन लेते हैं, वो कार्ड लगाने से वो गरीबी के पहचान है तो उसके आधार पर उनका चयन हो जाता है कि ये इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इनको राशि मुहैया कराया जा सकता है। जन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है? वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम, चूँकि हमारे जनजातीय समुदाय के लोग वर्षों से जंगल में रहकर अपना जंगल से जीविका उपार्जन करते हैं, जंगल से ही अपना जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करते हैं, तो उस जंगल को वन विभाग के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। लेकिन चूँकि जनजातीय समुदाय के लोग वर्षों से वन में रहे हैं और वन का संरक्षण भी करते हैं, चूँकि उनसे उनका जीवन चलता है, तो और उसी क्षेत्र के अंतर्गत वो लाभ लेना भी चाहते हैं, तो जिन पर वो वर्षों से खेती वगैरह कर रहे हैं वन क्षेत्र के ज़मीन पर, तो उनको मालिकाना हक देने के लिए ये वनाधिकार अधिनियम 2006 लागू किया गया है। सुधीर जी, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं सोसाइटीज़ के जिनको आप सर्व करते हैं? वनाधिकार अधिनियम के तहत हम लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी हैं उनको इसमें लाभ देते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के लोग हैं, अगर 2005 से पहले वो वन भूमि में रह रहे हैं, उनका कब्जा है, तो वो कब्जा को वो अगर दावा को पेश करते हैं तो उसका जांच होने के उपरांत वो उसको उसका लाभ दिया जाता है। इसी तरह अन्य परंपरागत वनवासी जो हैं, अन्य जाति के लोग, उनको 3 पीढ़ी तक वहाँ उनका दावा का हम लोग जांच करते हैं कि वो 3 पीढ़ी तक उनका उस जगह में कब्जा था, तो उसको हम लोग वो ज़मीन या जो अधिकार है उसको हम लोग देते हैं। तो इसमें मुख्य बात ये है कि गांव में वन अधिकार समिति का हर गांव में गठन किया हुआ है। उस वन अधिकार समिति में ग्रामीणों के द्वारा जिनको दावा लेना है वो वहाँ आवेदन करते हैं। वन अधिकार समिति वहाँ वो जांच करती है वन में जाके, और जितना ज़मीन है उसका नापी जोपी करती है, और फिर नापी करने के बाद वो अपने जो समिति है उससे प्रस्ताव पारित करती है कि अमुक अमुक व्यक्ति का दावा सही है, ज़मीन पर उसका कब्जा था और अभी भी है। तो ऐसे स्थिति में वो वहाँ से अनुमोदन के पश्चात वो आवेदन अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति को देते हैं। वन अधिकार समिति भी उस पर विचार करने के बाद में वो फिर जिला स्तरीय समिति में वो इसको लाया जाता है। वहाँ से जिला स्तरीय समिति में उपायुक्त अध्यक्ष होते हैं, उनके स्तर से जो समिति है विचार करने के बाद दावा अगर सही मिलता है तो उनको फिर वन पट्टा दिया जाता है। वो वन पट्टा उस वन के भूमि पर उनका अधिकार को जतलाता है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जनजाति समुदाय के लोग या अन्य परंपरागत वनवासी जो वन में ही रह रहे हैं और वन क्षेत्र भी अलग चिन्हित किया हुआ है, लेकिन चूँकि वो वहाँ रह रहे थे, वहाँ के कंदमूल है या बहुत सारा पत्ता तोड़ के कोई व्यापार कर रहे हैं, पत्ता दोना बना रहे हैं, दातुन बेच रहे हैं, और वहाँ कब्जा है उनका, वो खेती भी कर रहे हैं, तो उसका आधार यही है कि गांव वाले जान रहे हैं कि फलना अमुक व्यक्ति उस जगह में उसका खेती वर्षों से कर रहे हैं वो,
तो यही आधार है, ग्राम सभा उसका जांच करता है, वहाँ के लोग जांच करके तब फिर दावा को पुख्ता करते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 भारत सरकार के द्वारा इसको लाया गया है, ये संविधान में है। जब कभी किसी अन्य जाति के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को या समूह को किसी तरह का उत्पीड़न अगर करते हैं, तो वैसे उत्पीड़न होने पर अगर वो व्यक्ति, महिला या पुरुष जो भी हैं, वो किसी भी थाने में केस दर्ज कर लेते हैं, करवाते हैं, तो वो थाने में केस दर्ज होने के उपरांत अगर अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के अंतर्गत वो थाना में दर्ज किए हैं मामला, तो वैसे मामले को संज्ञान में लेकर अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत उसको हम लोग राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। जिला स्तर में ये कमेटी बना हुआ है, जहाँ पे जो भी अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्ति के प्राथमिकी दर्ज हो जाता है, तो दर्ज होने के उपरांत वो आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से जिला स्तरीय समिति में वो मामला आता है। इसमें बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को, चूँकि ये वर्षों से दबे कुचले रहे हैं, तो अन्य जाति के द्वारा इन पर अत्याचार अगर किया जाता है, तो वैसे मामले को समिति में विचार किया जाता है। और इस समिति के द्वारा इसमें मुआवजा राशि भुगतान करने का भी प्रावधान है। अगर प्राथमिकी दर्ज अगर होता है इस अधिनियम के तहत, तो उसको 25% की राशि, जो निर्धारित राशि है, उसका 25% भुगतान होता है। और अगर चार्जशीट हो जाता है तो उसको 50% हम लोग देते हैं। और जब फाइनल होने लगता है, केस फाइनल होता है, तो उसको पूरा पैसे का भुगतान किया जाता है। उसकी राहत के लिए भी क्या कुछ प्रयोजना है? उसके पुनर्वास वगैरह के लिए तो अन्य विभाग से भी बहुत तरह के स्कीम है, तो हम लोग उसको मुआवजा राशि ही भुगतान करते हैं उसके खाते में। धूमकुड़िया भवन निर्माण योजना क्या है सुधीर जी? चूँकि जनजाति समुदाय के लोगों का परंपरा में, ये परंपरा को संरक्षित करने के लिए, उनका जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, उसको संरक्षित रखने के लिए धूमकुड़िया भवन का निर्माण किया जाता है। ऐसा परंपरा में है कि लोग धूमकुड़िया भवन में आदिम ज़माने में वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने का एक केंद्र था, वो भवन। तो वो भवन हर गांव में हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जनजाति समुदाय के लोग अपने जो कला है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको संरक्षित रख सके, जीवित रख सके। इसीलिए हम लोग वो धूमकुड़िया भवन निर्माण करते हैं सरकार की तरफ से। उसमें अभी जो भवन का निर्माण हो रहा है वो 25 लाख तक का एक भवन होता है, और एक बड़े केंद्रीय धूमकुड़िया भवन का 2 करोड़ का हम लोग का स्कीम होता है एक भवन का, वो हम लोग निर्माण करके गांव में करते हैं। जगह का चयन कैसे होता है, गांव का चयन कैसे होता है इस भवन निर्माण योजना के लिए? जगह और गांव का चयन, ये चूँकि हर गांव में, हर क्षेत्र में बनना है, तो जिस ग्राम के द्वारा ग्राम सभा में अपना प्रस्ताव पारित करके, और ज़मीन अगर मुहैया वहाँ पे है उपलब्ध, तो उसका आवेदन वो अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के सम्मुख रखते हैं। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में जब जिला में आता है उसका आवेदन प्रस्ताव, तो उस प्रस्ताव को हम लोग अपने विभाग को भेजते हैं। विभाग के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद फिर उस जगह में वो भवन का निर्माण किया जाता है। पीवीटी योजना क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पीवीटी योजना आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के लिए ये योजना लाया गया है। पीवीटी जो अभी भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको जोड़ने के प्रयास में, इसमें बहुत सारे जनजाति हैं हमारे झारखंड में, लेकिन रांची जिला में विशेष करके बिरहोर जनजाति के पीवीटी यानी आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं।
रांची जिला के 5 प्रखंड में अधिकांश इनका संख्या है। ये विलुप्त होता हुआ प्रजाति हैं, विलुप्त होता हुआ समुदाय है। तो उसी समुदाय को संरक्षित करने के लिए ये योजना, इनको लाभ पहुंचाने के लिए पीवीटीजी योजना लाया गया है। इसमें बहुत तरह के योजनाएं हैं। उनको आवास हम लोग उपलब्ध कराते हैं। खेती योग्य ज़मीन के लिए हम लोग वहाँ पे खेती योग्य ज़मीन राजस्व विभाग से उनका बंदोबस्ती होता है। पशुधन योजना के तहत उनको पशु हम लोग मुहैया कराते हैं। अगर वहाँ तालाब है तो तालाब को हम लोग विकास करते हैं ताकि सिंचाई वगैरह उनको दिया जा सके। कम्युनिटी हॉल देते हैं कि एक जगह वो लोग बैठ के आपस में मीटिंग कर सके, बैठक कर सके। इस तरह पीवीटीजी में हम लोग वहाँ उस गांव टोला को विकास के लिए वहाँ सारी तरह की योजना उनको उपलब्ध कराते हैं। इनकी चयन का आधार क्या है? इनका चयन नहीं, ये तो खुद समुदाय ही है। इसीलिए इस समुदाय चूँकि विलुप्त हो रहा है तो उसको संरक्षित कर रहे हैं। बहुत सारी हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षी भी विलुप्त हो रहे हैं तो सरकार उनको संरक्षित करती है। उसी तरह ये जाति आदिम जनजाति हैं, इनका संरक्षण करने के लिए हम लोग ये योजना विभाग के द्वारा लाया गया। बिरसा आवास निर्माण योजना, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिरसा आवास योजना इसी आदिम जनजाति के लाभुकों को ही दिया जाता है। चूँकि वो पहले से ही जंगल में रहते थे, जंगल में रहते हैं और झोपड़ी बना के रहते हैं, या फिर वो शहर में रहना नहीं चाहते, बसना नहीं चाहते, तो उनको बसाने के लिए आवास लाया गया कि उनको उस जगह में रखा जाए, एक सामाजिक माहौल दिया जाए, और इसीलिए बिरसा आवास उनको बना के दिया जा रहा है। एमएसडीपी योजना के बारे में आप साझा करें। एमएसडीपी योजना अभी उसका नाम बदल गया है। अभी उसका नाम हो गया प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो इसमें जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र हैं उस जगह में हम लोग ये योजना लाया गया था कि उस योजना का विकास, उस क्षेत्र का विकास हो सके। जैसे मांडर प्रखंड में रांची जिले में 5 प्रखंड चिन्हित किया गया था जहां अल्पसंख्यक बाहुल समुदाय निवास करते हैं। तो उस जगह में बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण, विद्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, खेल के लिए, खेल विकास के लिए स्टेडियम का निर्माण, इस तरह की योजनाएं जो बड़ी योजनाएं हैं, डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग निर्माण, ये सब योजनाएं एमएसडीपी के अंतर्गत ली गई है। और सिंचाई से संबंधित योजनाएं भी इसमें सम्मिलित है। रांची जिले में 5 प्रखंड थे, वो मांडर थे, मांडर है, कांके है, नगड़ी है, इटकी है और चान्हो है। और अभी इसमें किसी भी गांव में यदि 25% की आबादी अल्पसंख्यक आबादी है तो उस जगह भी हम लोग को एमएसडीपी यानी प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत वहाँ भी हमको योजना लेना है। तो उसके लिए हम लोग अभी प्रस्ताव बना रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय और उस क्षेत्र के अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र के लोग हम लोग को ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भेजते हैं। तो हम लोग वहाँ विकास के लिए जो वो चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो हम लोग वहाँ उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा और क्या योजनाएं हैं सुधीर जी जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? कल्याण विभाग के अंतर्गत हम लोगों को जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए हम लोग छात्रावास उपलब्ध कराते हैं। रांची जिला के अंतर्गत अभी हमारे 78 छात्रावास संचालित है। कुछ छात्रावास में भी मरम्मती का कार्य वगैरह चल रहा है। तो जितना भी अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी शहर में रहकर या अपने क्षेत्र में दूर से आना जाना करते हैं तो उनको छात्रावास हम लोग मुहैया कराते हैं। रांची जिला के अंतर्गत आप आदिवासी छात्रावास
या वुमेंस कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी में, गोशनर कॉलेज में, इस तरह से ISM पुंदाग, इस सब जगह में हम लोग का जो कम्युनिटी जिसके बारे में हम बता रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए हम लोग छात्रावास का निर्माण कराते हैं और छात्र वहाँ रहकर वहाँ अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। छात्रों को वहाँ रहने के लिए कुछ फीस या कुछ मिनिमल चार्जेस भी देने पड़ते हैं? नहीं, सरकार के द्वारा कोई भी वहाँ पे निःशुल्क वहाँ रहना है, निःशुल्क उनको वहाँ सुविधा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो छात्रावास निर्माण हो रहा है या जब भी हुआ है छात्रावास का निर्माण, तो एक पहली बार में उनको सारा सुविधा वहाँ बेड, स्टडी टेबल, कुर्सी, किचन का सारा बर्तन एक बार में उनको उपलब्ध कराया जाता है और फिर हम लोग वो छात्रावास निर्माण करके संबंधित संस्था को हैंडओवर कर देते हैं, जिम्मा लगा देते हैं कि वो अपने तरीके से वहाँ पे उसको मैनेजमेंट वहाँ पे व्यवस्था करे, छात्रों को रखे, उसका संचालन करे। तो उसी संस्था से एक छात्रावास अधीक्षक की भी नियुक्त की जाती है और वही छात्रावास को देख रेख करते हैं और बीच में अगर वो उसमें मरम्मती की आवश्यकता है तो संस्था के द्वारा ही करना होता है। अगर संस्था सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग उसका मरम्मती का कार्य भी कराते हैं। किसान वर्ग के लिए भी कुछ ऐसी प्रयोजना है? किसान वर्ग के लिए हम लोगों की योजना स्प्रिंकलर सिंचाई योजना है, ड्रिप सिंचाई योजना है और तालाब निर्माण है। ये भी हम लोग के द्वारा, हम लोग के विभाग के द्वारा कराया जाता है। तो इसमें अभी हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में 4 तालाब का निर्माण कराया है और अभी 15 किसानों को हम लोग डीप बोरिंग योजना से लाभान्वित करने वाले हैं और उसका सारा का तैयार हो गया है। तो इसमें भी वही ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव हम लोगों के पास आता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको भेजते हैं और फिर किसान का चयन करते हैं और चयन होने के बाद में उसको वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सुधीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही विकास परक योजना के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।